अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। अब नसीम ज़हरा पाकिस्तान। बात यह है कि आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। वो लग रहा है तस्वीर नहीं आई, और हाँ ये देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त समरकंद में, उज़्बेकिस्तान में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बग़ैर किसी मेरा ख्याल है कि झिझक के कहेंगे कि दुनिया की एक सबसे ज़्यादा अहम और उभरता हुआ ये एक तंजीम है, जिसमें कि पाकिस्तान भी मेंबर है, 2017 में मेंबर हुआ, उसके बाद रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान भी इसका मेंबर बनने लगा है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं समिट के लिए, और अगर हम कहें कि निहायत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। और आप ये तस्वीर अगर देखें तो ये तस्वीर उस बयानिए का ये दम तोड़ती है कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका की लाई हुई हुकूमत है, ये ऑल ऑफ दिस, जिस पे हम हमेशा कहते रहे कि जो हुआ वो पाकिस्तान के अंदर का जो एक तकाजा था और जो पाकिस्तान की पावर प्ले अंदर की थी, उसके नतीजे में ये हुकूमत बदली गई। तो बहरहाल जो हमारे लिए अहम है वो ये है कि रशिया की तरफ से बड़ी क्लियरली कहा गया, प्रेसिडेंट पुतिन की जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, बायलैटरल मीटिंग, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि एनर्जी का और जो फूड सिक्योरिटी है उसमें आप हमारे साथ मिल के चलें, हम आपके साथ जो रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है फ्लड्स के बाद वो भी हम आपके साथ इसमें मदद करेंगे। और उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गैस के हवाले से हम रेलवेज़ में भी आपकी मदद करेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो और आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी ये तमाम चीज़ें, फिर सिक्योरिटी की भी बात करें, डिफेंस की, इसमें भी हम आपके साथ आगे चलेंगे। तो लुबे-लुबाब ये है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कोई किसी ना कोई डराए, ना घबराए, ना भागाए। रशिया के साथ, चाइना के साथ बहरहाल हमारे ताल्लुकात हैं, यही पाकिस्तान के लिए अहम है और यही ये हुकूमत भी कर रही है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि जो 2016-17 में एक अग्रीमेंट हुआ था उसको आगे लेके चलें, वो बड़ा अहम है। और ठीक है, यकीनी तौर पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी भी मीटिंग हुई, वो भी अच्छा हुआ। तो एवरीथिंग इज़ ए कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू पाकिस्तान रशियन रिलेशनशिप, उसको बेहतर करने की। अच्छा, ये तो सो फार सो गुड कि जी वो कह रहे हैं हम ये करेंगे, आप चले आगे हमारे साथ और ताल्लुकात बेहतर करते हैं और आपकी हम मदद भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें जो सूरत हाल है, क्या करें, डॉलर जो है वो जो उसकी रुपए की कीमत है वो इसको आइडेंटिफाई करती है कि आपकी इस वक्त इकॉनमी कितना उसके मुश्किल में है। और आप देखिए 242 पे ओपन मार्केट में जो डॉलर था वो बिक रहा था, रुपए की कीमत कम हो रही है और महंगाई है। तो अब क्या कहीं कहते जाएंगे, लगेगा कि जैसे टूटा हुआ घिसा हुआ रिकॉर्ड है, लेकिन यही बात है, रिकॉर्ड यही है जो चलना चाहिए कि आटे की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, दाल की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई। तो लोग बिल्कुल इस वक्त चीख रहे हैं ये जो महंगाई, और 40% आज इन्फ्लेशन का जो रेट है, आज का 40% है। उसके बाद जो बैनुल अक़वामी सतह पर आपके बॉन्ड्स हैं वो डिस्काउंटेड हैं। आपका जो ये कहा जा रहा है कि जी नहीं श्रीलंका नहीं बनेंगे, लेकिन आपने देखा कि इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कल या परसों की मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि जो फिगर्स हैं वो बदलते जाएंगे। अच्छा, इस सूरत हाल में एक वो शख्स जिसके बारे में नाज़रीन आपको हम कहें कि बिजनेसमैन भी, सेक्शंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट भी, पॉलिटिकल लोग भी, उनके अपनी पार्टी के कुछ लोग भी, एक वो शख्स है जिसके बारे में कहते हैं यार वो एक बंदा था जो डॉलर कंट्रोल करता था। उनके नाक़िदीन भी बहुत सी बातें करते हैं, नहीं ये डॉलर कंट्रोल करता था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो क्रिएट कर सकता है। और फिर आज भी हमारी बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी वो वापस आएंगे, जिन क्वार्टर्स ने प्रिवेंट किया था उनको आना, वो कह रहे हैं जी आ भी सकते हैं वापस। तो आज हमने उनको दावत दी और हमने कहा कि जी आप ज्वाइन करें, हमें ज़रा बताएं कि किधर जा रहे हैं पाकिस्तान और किधर जा रहे हैं आप वापस कब आएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसहाक डार साहब, ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू गैस एनी फर्दर, हम बात करें फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो इस वक्त सेनेटर भी हैं और उनका भी उस पर भी केस चल रहा है, और इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि आएंगे तो चीज़ें संभालेंगे। बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने इन्वाइट किया।
अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि थोड़ा सा लोग ये चाहेंगे पता करना कि आपके वापस आने के हवाले से आपके 2 केसेस हैं, क्या पोजीशन है जी? व्हेन आर यू कमिंग बैक? लोग तो कह रहे थे बस आ रहे हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन। मेरा जो पनामा में ना मेरा नाम था, ना मेरा 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में नाम था, आपको याद होगा। तो जेठ जी ने बड़ा जबरदस्त एक पैराशूट किया फेक काम के। मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, 1981 टू 2001। तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में टैक्स रिटर्न 20 मिनट के लिए डिले नहीं की। वो एक प्लान था, कॉन्स्पिरेसी थी, बड़े कॉल पनामा कॉन्स्पिरेसी, के जहां मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिला तो अकामा के नाम पे 10,000 दिरहम बेटे से ना लेने भारत करना था, तो मुझे भी तकलीफ देने का कोई प्लान था। तो मेरा वो फेक केस है, और जब भी इंसाफ पाकिस्तान में मिलेगा और इंसाफ आंखें खोलेगा, तो मेरा ख्याल है कि मेरे 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस की ओपिनियन है कि ये केस 10 मिनट का केस है। एफबीआर को बुला के पूछा जाएगा कि 20 साल के रिटर्न है कि नहीं है। मेरे जो मुख्तलिफ 2 पॉइंट्स, उन्होंने 93 की नेटवर्थ और 2009 की नेटवर्थ, वो मेरी डिक्लेयर्ड है, वो सारी टैक्स असेस्ड है, लॉफुल है। तो वो ये केस उसके बाद कहते हैं जी 10-15 मिनट ये केस जो है ये खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ इंटरपोल में भी, कि जब इसी केस को इन्होंने बेस बना के मेरा रेड वारंट जारी करवाने की इमरान खान हुकूमत ने कोशिश की और ये केस भेजा, तो मैंने वही सारा प्रूफ वहां भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे सारा वेरीफाई करने के बाद मुझे क्लीन चिट भेजी और कह दीजिए नथिंग अगेंस्ट यू, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर यू वांट। और हमने तमाम ममालिक को इतला कर दिया है कि आपके खिलाफ जो कुछ भी पाकिस्तान के कहने पे इमिग्रेशन सिस्टम में है, वो उनको रिमूव करके हमें कंप्लायंस यानी दें इंटरपोल को। तो ये एक हिस्ट्री है। आई विश के ये एक्स्ट्राडिशन का भी यहाँ आ जाते, तो ये ब्रिटिश कोर्ट में ये भी फैसला हो जाता है। इंटरपोल जो कि सीक्रेट होता है, डिस्क्रीट होता है, वो आप पब्लिक नहीं कर सकते। लेकिन एक्स्ट्राडिशन के लिए भी आपको याद होगा बहुत हाइप क्रिएट की गई, और हर 2-3 हफ्ते के बाद हर टेलीविजन स्टेशन पे कहा जा रहा था कि आपको भी बस वापस ला रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी बता दीजिएगा जरा ब्रीफली के योर बोथ योर केस कोर्ट अगेन, आपने तो रिवाइव किए केसेस। मैं एक तो बोथ केसेस नहीं, यही केस है जो जिसका मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ जी। दूसरा जो है वो एक अताउल हक कासमी, आपको याद होगा पीटीपी के चेयरमैन मुकर्रर हुए थे, उनके हवाले से इन्होंने एक सागर निसार साहब ने एक जजमेंट दी थी, और वो अपना इंफॉर्मेशन में से रशीद साहब मेरे खिलाफ वो केस इन द सेंस कि वो एक पिटीशन ह्यूमन राइट्स की थी, और वो हमारा रिव्यू जो है वो काफी सालों से पेंडिंग है। और उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग के वो लॉ फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे आर्टिकल 248 प्रोटेक्शन देते हैं अपने फैसलों पे। तो एक बोंगा, उस जमाने में तो आपको याद है कि हर चीज एक मेलाफाइडी और एक पॉलिटिकल मलाइनिंग करने के लिए होती थी, व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, प्रोसिक्यूशन। तो ये एक वो मेरा एसेट बियॉन्ड सोर्सेज का बनाया हुआ है, जो कि 20 साल रिटर्न ना देने की बुनियाद है। मैंने कभी 20 मिनट जिंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की पिछले 40 साल से ज्यादा अरसे में। तो ये सारे का सारा फ्रॉड है। आई होप कि हमारी इंसाफ की जो है सारा सिस्टम वो जागे और इंसाफ करे, और मुझे भी इंसाफ मिले और दुनिया भी देखे। इंटरनेशनल अदालत ने मुझे इंसाफ दे दिया। इंटरपोल ने जब पाकिस्तान की हुकूमत के मुंह पे तमाशा मारा इमरान खान की और रिफ्यूज किया और मुझे क्लीन सर्टिफिकेट भेजा, लेकिन वो मेरा फिर पासपोर्ट आपको याद है कि कैंसिल करवा दिया गया सितंबर 20। फिर आपको इशू किया घटिया हरकतें की गई मेरे खिलाफ। मेरे घर के सामने 40 कनाल का बच्चों का प्लॉट है, जो वो बच्चे पार्क खेलते हैं। 1 कनाल 16 मरले उन्होंने सड़क पब्लिक यूटिलिटी एक्सपेंड की, उसका भी एक ड्रामा बनाई। तो ऑल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान का एक तुर्रा इम्तियाज हो गया कि इधर पावर प्ले ऐसे चलता है कि कभी किसी हुकूमत को कभी किसी हुकूमत को, यानी कि ये थमता नहीं। ये वाला जो एक एटीट्यूड है कि कभी किसी को पकड़ो, आजकल पीटीआई के किसी के खिलाफ, कभी किसी के रात जाके ये कर देते हैं जी। कल वो इनके एक सेनेटर है, उनके घर पहुंच गए जी, धावा बोल दिया। आई मीन ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। घटियापन है जी, ये घटियापन है जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, तो आप
एज यू स्पीक नाउ आप नाजरीन को ये नहीं कुछ बता सकते कि आपका ख्याल है कि अब इतने दिनों में ये केस हो जाएंगे खत्म, आप इतने दिनों में वापस आ पाएंगे, कुछ नहीं आप कह सकते? मैं अर्ज करता हूँ, एक तो यह है कि मैं 2018 से मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल करवा दिया गया था, जो कि वैलिड पासपोर्ट था। मैं वर्चुअली एक स्टेटलेस की पोजीशन में यूके में स्टैंड हो गया, मेडिकल के लिए मैं आया था। तो अभी जब नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद जो है वो पासपोर्ट मेरा अप्रैल के एंड में इशू हुआ, जो कि मुझे मई में मिला है आफ्टर ऑलमोस्ट 4 इयर्स। तो मुझे 2018 से बाद मेरे पास पाकिस्तान की कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थी जो मेरी वैलिड हाथ में थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ तमाम एम्बेसीज को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल के ये इंस्ट्रक्शन मिल गई कि हिसाबदार आए तो उसको पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं देना। उधर कैंपेन ये की जाती थी टॉक शोज में बैठ के कि जी वो आ नहीं रहा, वो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं फेस करता। दूसरी तरफ मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल गया। डॉक्टर साहब सॉरी, डॉक्टर साहब मुझे आपसे बहुत से सवाल करने हैं, बस आप इसका मुझे प्लीज बताएं कि ये अब एज वी स्पीक आपके आने का कोई क्या कहेंगे नाज़रीन? मैं अपनी पॉलिटिकल जो मेरे अपना जो है पार्टी उसकी तो मुझे अब इजाजत है कि जी आपका पासपोर्ट मिल गया है, तो लेकिन जो लीगल है वो उसके साथ कंसल्टेशन जारी है कि यानी ये जो फेक केस है कि अब चाहे फेक केस भी हो, देयर इज अ प्रोसेस टू अनडू इट। तो उसके लिए हमारे वकला ये जो मैंने तो अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन समर का वो जो ब्रेक चल रही थी वो अभी इसी हफ्ते जो है एपिक्स कोर्ट्स खुली हैं रेगुलर हियरिंग की। तो आई होप के इंशाल्लाह इन द वेरी नियर फ्यूचर मेरा ट्रैवल प्लान बन जाएगा जी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आते हैं दूसरे मामलात पे। ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है महंगाई की, वो आपके सामने है, यानी आज 40% इन्फ्लेशन रेट और महंगाई। अभी मैं देख रही थी कि जी दाल की कीमत, पता नहीं मूंग की दाल या किसकी, उसकी 9 रुपए बढ़ गई किलो। ये तो एक छोटा सा बयान करी हूं, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। अच्छा, डॉलर का आपके सामने आज इट्स 242 या कुछ ओपन मार्केट में। तो डॉक्टर साहब ये जब कीमतें पेट्रोल वगैरह की बढ़ी हैं, ये देखिएगा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस चीज को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल हो। तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे नहीं डॉक्टर साहब, बस यही जो उन्होंने जिक्र किया, जो अब कीमतों का कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि उन्होंने कहा कि जो कीमतें बढ़ा रहे हैं मैं उसमें साथ नहीं हूं। ये आपको इसलिए आपको प्ले करके सुना रहे हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हर एक ये कहता है कि जब डिसीजंस होती हैं तो लंदन में भी ये पूछा जाता है और मियां नवाज शरीफ साहब आपसे हर बात पूछते हैं। तो यकीनी तौर पे इधर जो हुकूमत है उसकी अपनी कंपल्शंस हैं, आप लोगों से इनपुट तो लेते हैं। यू आर वेरी की टू मियां नवाज शरीफ साहब इनपुट्स, और आपका अपना इनपुट होता है। तो डॉक्टर साहब आप क्या मुख्तलिफ करें इस वक्त जो हालात हैं? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, अगर आप नसीम बीबी अगर ये अहाता कर लें कि ये हुआ कैसे है, क्यों है, हम इतनी बुरी महंगाई के भवन में क्यों फंसे हैं, तो मैं जब हमेशा कहता था उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी। अब काफी लोगों को समझ आ चुकी है और वो अब उन्होंने अपना सोच बदली है। मैं हमेशा इनको कहता था कि पाकिस्तान जो है इसकी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये सामने रख के कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है, डिवैल्यूएशन से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। डिवैल्यूएशन का सिर्फ एक मकसद जो बुकिश है, एकेडमिक है, वो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अगर आपको याद हो जब मैं जी बिल्कुल, आपके जाने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने बढ़ाई थी और शायद इसने रोका हुआ है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। हालांकि आखिरी साल में जो हमने पैकेज दिया था 180 बिलियन का 10 जनवरी 2017 को, और फिर ऑगमेंट किया जब शारदा खान आए another 67 बिलियन, तो उससे 12.7% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी 2017-2018 आखिरी साल में। अच्छा, वो ये जो डिवैल्यूएशन का एक यानी सबसे बड़ा, मैं इसको आई कॉल इट मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली
जो नई हुकूमत आई उसने उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया और बड़ा फख्र के साथ कहा कि जी हमने रुपए को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। और उसके साथ ये हुआ कि महंगाई का तूफान शुरू हुआ और फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को जैकअप करना शुरू किया उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कोविड से पहले करीबन 14% 15% की रेंज में हमारा पॉलिसी रेट जा चुका था। अब वो जो महंगाई का एक पूरा एक जो प्रोसेस चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो डॉक्टर साहब सॉरी, आप फरमा रहे हैं कि अब बेबस है ये हुकूमत, आप कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा, पर देखिए नसीम बीबी 4.25 साल का जो किया धरा है, देखिए एक तो ये था कि अब खुद कहा कि जी हमने ये छोड़ दिया। अगर आपको याद हो आप चेक कर लें अपनी लाइब्रेरी में कि असद उमर साहब जब गए IMF को फैसला हो गया आप जाना है, तो ये खुद स्टेटमेंट दी कि जी हमने रुपए को खुला छोड़ दिया है। मैं उस वक्त भी कहता था पाकिस्तान में रुपए को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए देयर आर स्पेकुलेटर्स, देयर आर यहाँ कुछ लोग हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके चंद करोड़ या चंद अरब बन जाए, जो कौम है वो खरबों का नुकसान हो जाए। यही हुआ ना जी, 4.25 साल में 4000 अरब हमने कर्जा ऊपर चढ़ा लिया, 1 रुपया लिए बगैर, 20 अरब डॉलर का नुकसान किया। और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट बड़ी पहले 2.5-3 डॉक्टर साहब अब क्या करना है सर, अब क्या करना? डॉक्टर साहब जब ये हुकूमत आई है आपने खुद फरमाया था कि IMF की हर बात नहीं माननी, हार्ड नेगोशिएशन करनी है। यानी कि पिछले 4 महीने को देखे अगर हम तो फिर महंगाई तो इज गैलपिंग अहेड। मैं अर्ज करता हूं, आप ठीक कह रही, लेकिन देखिए कुछ चीजें होती है नेगोशिएट कर सकते। बेस्ट थिंग इज जब आप प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं, अब आपको अपने मुल्क की इंटरेस्ट, ग्राउंड रियलिटीज, अपनी कौम के मुफादात को सामने रख के करना, जो हमने किया। पाकिस्तान की तारीख में एक ही प्रोग्राम मुकम्मल हुआ पूरी तारीख में 75 में, वो था 2013 में शुरू हुआ, 2016 में सितंबर में खत्म हो गया। और IMF की MD ने पाकिस्तान में आकर जो पाकिस्तान की तारीफें की वो भी आपके सामने है। प्राइस वाटर हाउस ने पाकिस्तान को दुनिया में कह दिया कि 18वीं मईशत बनने जा रहा है। अब वो दैट इज अ सैड हिस्ट्री के आगे क्या? जी दैट सैड हिस्ट्री, बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंट एंड वेयर आर वी गोइंग विद दिस? देखिए ना, ये तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने जब छठा रिव्यू किया जनवरी में, छठा रिव्यू फाइनल हुआ, अव्वल तो ये 2019 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो 3 साल में प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था। 12 क्वार्टरली उसके रिव्यू होते हैं, तो चूंकि बीच में सस्पेंड रहा, कुछ हो गया, कभी कोई मसला, इन्होंने छठे रिव्यू के वक्त कुछ कंडीशंस उनके साथ तय की जो रिटर्न थी, जो कि पब्लिक हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये तो सबको पता है, ये करोड़ दफा लोग आके यही कहते हैं। मुझे बताएं कि क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका एक इतना एक्सपीरियंस है, हम क्या अब इस कह रहे हैं आप कि हम इस फंस गए हैं, अब इसका कोई रास्ता नहीं? देखिए पहले तो ये हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। वजह वो तो सब कह रहे हैं ना, वो तो आगे चले। अच्छा, अगर हम उसको छोड़ देते, आप ये भी कह सकती है कि ठीक है आपकी नई हुकूमत आई थी, अब उनको कहते हम नहीं मानते, प्रोग्राम छोड़ देते। माजी में प्रोग्राम छोड़ते दिया मुख्तलिफ हुकूमतें, इवन मुशर्रफ ने छोड़ दिया था। जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब ने वो 8वें 9वें रिव्यू में छोड़ दिया था। अब बात यह है कि आप इतने क्वागमायर में फंसे हुए थे कि आपको अगले साल, और ये अगेन को अनयूजुअल चीज नहीं है सर, अब क्या करना है? नहीं सर, मैं तो जा ही नहीं रही उसमें। मैं उस तरह मैं आ रहा हूं उस तरह। 20 बिलियन का आपने रीपेमेंट्स करनी थी अपनी जो लायबिलिटीज अगले 12 महीने में, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट 12 महीने को 10 से 11 बिलियन प्रोजेक्टेड है। तो 30-31 बिलियन डॉलर आपको तभी दुनिया के अदारे देने के लिए तैयार होंगे अगर आप IMF के प्रोग्राम के मुताबिक। जी डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन IMF के प्रोग्राम के बाद देखे ना हालात ऐसे कि मरियम बीबी भी कह रही जी मैंने नहीं इन फैसलों का हिस्सा बनना, मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, यकीनन आप तो पब्लिकली कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके तो इनपुट होता है हर चीज जो लंदन से कही जाती है। तो ये मुझे बताएं, क्योंकि आप तो बयान बार बार कर रहे हैं जो हो चुका है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पब्लिक को, आप कह रहे हैं व्यूअर्स को कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा ही होगा, अब आप इसको मैं नहीं ये कह रहा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं समझता हूं कि हमारी जो टीम है वो कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं तो इसका हल क्या है जी। नंबर 1 हल है कि रुपए को काबू किया जाए, जो इसको बेकदरी हो चुकी है, जो उसकी तबाही हो चुकी है, उसको रिवर्स किया जाए। ये सबसे पहला हल है, क्योंकि अगर ये आज डॉलर 170 का होता तो आपकी शायद ना इतनी आपकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती, ना आपकी इतनी डीजल की कीमतें बढ़ती, ना इतना आपकी यूटिलिटी बिजली वगैरह की कीमतें बढ़ती, तो लोगों को एक रिलीफ मिलता। सो सबसे पहले जो बेकाबू चीज है और सबसे ज्यादा जो नुकसान दे रही है वो आपके रुपए की
डिवैल्यूएशन है बदकिस्मती से, और उसके ऊपर जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान साहब ने छोड़ने के बाद क्रिएट की हुई है इस मुल्क में, वो एक नफ्सियाती मार्केट्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और खुद मैंने अभी उनका परसों तरसों एक ट्वीट पढ़ा है या बयान पढ़ा है कि जी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक जो है वो मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सर एक मिनट, जो जी डॉक्टर साहब अभी आपने डॉलर की बात की है, डॉक्टर साहब आपने डॉलर का फरमाया भी कि उसकी कीमत को कंट्रोल करें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पैसे तो इतने हैं नहीं कि मार्केट में फेंके, क्योंकि आपके जमाने में आप मैनेज करते थे। ये नसीम, ये इतना मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। मैं आज भी इनको, हमारी गवर्नमेंट है ना, मैं इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज करता रहा हूं कि अगर वाकई 20-30 बिलियन डॉलर खर्च हो गए थे, इसको तो क्यों नहीं अवाम को दिया पूरी का पूरा डाटा। मैं आज भी कहता हूं कि अपनी गवर्नमेंट को दे शुड रिलीज दी डाटा, कि ये सारी की सारी एक झूठा प्रोपेगेंडा है। ये कोई ना 20 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, ना 30 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। मैक्सिमम जो एक तो स्टेट बैंक का काम, सारी दुनिया में सेंट्रल बैंक का काम इंटरवेंशन होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इंटरवेंशन करता है, इसका एक बैंड होता है, उसे ऊपर जाता है तो वो इंटरवीन करता है, उसे नीचे जाता है। क्यों नहीं करे इंटरवीन? आप क्यों नहीं करे? आर वी कमिटेड टू IMF कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे? देखें, हाँ वो तो कहते हैं, और वो उनका ये हमेशा से है, कोई नई चीज नहीं है। मैं 98 में भी यही बातें उनसे सुनता था, मैं 25 साल से यही बातें उनसे सुनता, बट आई वुड डू व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई वुड डू व्हाट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे वो इसलिए हमारे पास अभी भी चांस है करने का, सब कुछ करना चाहिए, हो जाएगा। मैं frankly speaking, I have certain limitations, that is not proper, that जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्पेस है voice out everything। जी मेरी अर्ज सुने कि देखें, ये हम होस्टेज बने हुए हैं चंद लोगों के हाथों और चंद स्पेकुलेटर्स के हाथों। उन्होंने अपने शायद करोड़ों अरबों बना लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि पाकिस्तान खरबों का मखरूज हो गया। ये इसकी वैल्यू नहीं है, $240 की वैल्यू नहीं है। It should not be more than 170, 180। तो ये आप अंदाजा करें कि अगर हम इस जिन को काबू कर लें, जो कि माजी में 2 दफा हुआ है, कि 98, 99 में भी हुआ था। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, मिड डे में ये 69 था एक दिन, और क्लोज हुआ था ये 67 पे। दैट वाज द हाईएस्ट इन। और आप डॉक्टर साहब, आप अहम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आज भी वो करना मुमकिन है। ब्रेक हमें लेने दे, आपके पास वापस आते हैं। नाज़रीन, अहम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी भी डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, वो कह रहे हैं अभी भी डॉलर जो है उसको नीचे लाया जा सकता है, रुपए की जो वैल्यू उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। ये तूफान, फ्लड्स, उसके नतीजे में जो कहा जा रहा है 15 से 20 बिलियन डॉलर का फिगर भी सामने आ रहा है नुकसानात का। ये सबको मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान जा सकता है बेहतरी की तरफ? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त इक़्तिसादियात के हवाले से क्या सूरत हाल है। आपको मालूम है कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले बड़ी क्लियरली कहा कि ये आपको स्क्रीन पे देखेगा जो उन्होंने दिखाया कि जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बताते हैं कि जी इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया जब से ये गवर्नमेंट आई है। डार साहब, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा जी PTI के वक्त GDP की थी ग्रोथ रेट 6%, अब 2% है, इन्फ्लेशन 12% थी, अब 27 है। पेट्रोल, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सवाल उठाते हैं इमरान खान साहब के जी, उस वक्त जब महंगा पेट्रोल था तो हम 150 पर बेच रहे थे, अब कदरे सस्ता है तो 230 पे बिक रहा है लीटर पर, 236 पे इनफैक्ट। मैं जरा दोनों चीजों का जवाब इजाजत दे दूं जी? जरूर जी, मैंने इसीलिए कहा कि आप जवाब दीजिएगा। जी देखिए, जहां तक ग्रोथ रेट है, ये इसको कंसिस्टेंट आपकी जरूरत होती है कि ये जाए, और आपने देखा कि हमारा बड़ा स्टडी ग्रोथ हो रही थी, और हमने जो 5.8% आखिरी साल की हमारी ग्रोथ थी, इन्होंने पहले उसको पब्लिक कंजम्पशन के लिए 5.5% किया, और फिर बल्कि 5.2 या 3 किया, फिर उसके बाद 5.5 किया। अल्टीमेटली कोई 1.5-2 साल जाया करने के बाद फिर उन्होंने उसको 6.3 किया, जब रीबेसिंग ऑफ अकाउंट्स किया, तो हमारा आखिरी साल जो था वो 6.3 था। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ग्रेजुअल इंक्रीज थी, और हमारे आखिरी 3 साल जो थे 4% से ऊपर थे।
इन्होंने आते ही उसका इतना यानी नेगेटिव उस पे इनकी परफॉर्मेंस थी कि पहले साल आपको याद होगा कि इन्होंने पहले 3.3 कहा, फिर 1.9% पे आ गए, फिर अगले साल 0.4% नेगेटिव कहा, यानी लोअर देन इवन दी जीरो परफॉर्मेंस नेगेटिव। तो ये इवेंचुअली ये करीबन 1.4% नेगेटिव है। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पहले 2 साल में $51 बिलियन की जीडीपी पाकिस्तान को रिड्यूस कर दी। दिस वाज द लॉस टू द कंट्री, क्योंकि आपकी जीडीपी से आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, आपका पर कैपिटा इनकम होता है, आपके मुल्क में रिसोर्सेज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट होती है, वो सारे का सारा पहले 2 साल में तबाह किया। उसके बाद इनको कोविड की प्रॉब्लम मिल गई। अब ये जो आखिरी साल है ये कंबाइंड साल है, और इसमें अभी तो अगला साल तो शुरू हुआ है ना जी 1 जुलाई से। तो जो पिछला साल है उसमें क्या है कि इनके यानी इनके कुछ महीने हैं जब तक ये फारिग नहीं हुए मार्च के एंड तक, और अगले जो 3 महीने वो नई गवर्नमेंट के हैं। अगर ये 6% है भी तो नंबर 1 इट इज लेस देन अवर लास्ट ईयर। नंबर 2 अगर आप इसकी एवरेज निकाल लें इनकी 6 और फिर वो जो 3 साल के नंबर्स हैं, तो दे आर लेस देन हाफ एवरेज ऑफ PMLN लास्ट 3 इयर्स एंड ओवरऑल 5 इयर्स। तो इनकी जो है ना जी ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल फ्रैंकली, और उसकी बुनियाद क्या वजह है कि जो हमने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके 3.25 साल में रख दिया। अब आपकी जो दूसरी जो आपने फरमाया कि जी ये जीडीपी ग्रोथ के साथ वो कीमतों की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस जी बैनुल-अक़वामी तो कम है, और आप लोगों ने वही पेट्रोल उसी की तो उसका नसीम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये तो इम्पोर्टेड है ना। तो आपका अगर हमने डॉलर जो अगर आपको याद हो तो 2014 के आप प्राइसेस लें, जब कीमत नीचे आई तो हमने उसको रिटेन नहीं किया, हमने अवाम को पास किया। हमारा नेबरिंग कंट्री था, उसने आधा रिटेन किया और एक रिजर्व अपने लिए बनाया, उस वक्त सरप्लस हमारे मुल्क में भी था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि नहीं, ये जो कीमत कम हुई है हम अवाम को पास करेंगे। तो बात यह है कि आपकी कुव्वत जो परचेज प्राइस है वो बेस करेगी ना कि आपकी कॉस्ट क्या है, उसी को करेंगे। तो खान साहब ये थोड़ा सा या तो वो उनको समझ नहीं है, या वो जानबूझ के यमले बन के ये गलत बयानी कर रहे हैं। और भाई उस वक्त डॉलर का रेट देखो ना, जिस डॉलर रेट जी डॉक्टर साहब जरा इस पे आते हैं जी। डॉक्टर साहब ये देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान बॉन्ड्स हैं डिस्काउंटेड उस पे हैं, फिर जो रिस्क लेवल है पाकिस्तान का बढ़ा हुआ है, जिसमें कि फ्लड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अपनी जगह है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका ताल्लुक तो ये बाहर जो जिस तरह से दुनिया देख रही है इस वक्त की इकोनॉमी, उससे ताल्लुक रखता है, उसका कोई ऑपोजिशन से तो ताल्लुक नहीं है। तो इस पे आप बताएं कि अभी आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, डॉलर को अभी भी आप नीचे ला सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं मैनेज, तो लाना चाहिए जी। तो इस पे ये बताइए कि मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ एंड आई एम टॉकिंग एपॉलिटिकल कि हमें लाना चाहिए, बिल्कुल। अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने जैसे बताया कि बिलियंस ऑफ डॉलर का अपने ऊपर डेट का कर्जा बढ़ा लिया डिवैल्यूएशन की वजह से, 1 रुपया लिए बगैर। वाई? मैं मतलब एक उसकी कॉस्ट देखे ना, मैं जी बिल्कुल। और ये जो कीमतें बढ़, महंगाई भी उसी का बेस है। आपकी नसीब ज्यादा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। बेशक आपकी तो दालें भी इम्पोर्ट हो रही हैं। बिल्कुल जी वो 240 पे अगर आप पे करेंगे या 210 पे या 20 पे, तो जो पेमेंट 104 पे होती थी, या फिर जब ये गवर्नमेंट के 115 पे हो रही थी उस वक्त हमारी, फिर जब केयर टेकर थे 123 पे हो रही थी, वो इनके जाने तक 190 पे चली गई। अच्छा, अब वो 240 में चली गई। बिल्कुल वी हैव इसको, इस जिन को हमें काबू करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे फंडामेंटल इसके रीजन नहीं नजर आते। मुझे ये मत कोई बताए कि जी मेरा जो अपना एक्सपोर्टर है वो सस्ती चीज बेचे ओवरसीज इंपोर्टर को। यानी डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर 500 रुपए में कोई चीज बिक रही है और अगर 100 का डॉलर उसको $5 देने पड़ेंगे, अगर 250 का डॉलर उसको $2 देने पड़ेंगे। वाई? तो मैं तो ये जंगे इंटरनेशनल फोरम पे लड़ता रहा हूं। देखें ये इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रील इसका नाम है, और मार्केट बेस एक्सचेंज रेट किया था पाकिस्तान पैग होता था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती थी, अगर आपको याद हो कि 2% डिवैल्यूएशन, 3% डिवैल्यूएशन जब भी, तो ये मार्केट बेस होना चाहिए। मैं उसके हक में हूं।
भाई दी वे मार्केट बेस करने वाला भी वे खादम बैठा हुआ आपके सामने, फरवरी 1999 उससे पहले ये पेग होता था, तो 100% मार्केट पे मैंने किया था आफ्टर डेटोनेशन, लेकिन रुपए को पहले स्टेबल करने के बाद। लेकिन डॉक्टर साहब आज पे आए जरा, डॉक्टर साहब आज पे देखिए ना, जो एक बहुत ही यानी के मेरा ख्याल है कि इट्स अ टेरिफाइंग थिंग जो कि अभी तक सिंक नहीं की पूरी तरीके से, कि जो इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी होगी। आप देखिए जो सिंध में और जहां जहां सैलाब आया है कि आपका कॉटन का क्रॉप उसका बेड़ा गर्क हुआ है, गंदम का और चावल का। मुझे बताइए कि इसका तो अपना जो इम्पैक्ट आने लगा है आने वाले महीनों में, उसका क्या असर होगा? तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए जो आप कह रहे हैं कि जी कंट्रोल करो डॉलर को, जरा पुट इट विद इन अ सर्टेन बैंड, और आपकी जो हुकूमत है और मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है मरियम बीबी जो बात करती है वो अक्कासी करती है बिल्कुल जो लंदन में कहा जा रहा है, तो फिर ये बताएं कि इसको कौन रोकेगा? आप तो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए। अच्छा वही तो इसको हु इज गोइंग टू फिक्स इट? नहीं, इंशाल्लाह हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट करेगी जी। ऑब्वियसली इसमें पीएमएलएन इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो फाइनेंस हमारे पास है, लेकिन पीडीएम की जो जमातें हैं वो इसको बिल्कुल करेंगी और इंशाल्लाह हमें करना चाहिए, क्योंकि असल में देखिए जैसे आपने खुद भी कहा, ये सैलाब जो है इसका तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक्स्ट्रा इम्पैक्ट हो चुका है और होगा। ये जो 20-25 बिलियन रुपीस की बात करते हैं हेल्प, ये काफी नहीं है। आपको शायद 600-700 अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा। आपके करीबन 33 मिलियन लोग तो डिसलोकेट हुए हुए हैं। आपका हाफ ऑफ दी पाकिस्तान जो रकबा है वो इस वक्त अंडर फ्लड्स है। आपने खुद ही कहा कि कॉटन, फिर राइस, फिर और जो आपकी जो एग्रीकल्चर फसलें हैं वो काफी हद तक दालें, वो नुकसान हो चुका है। तो हमें इस बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान गुजर रहा है इसमें। लेकिन जो आपने बॉन्ड्स की भी बात की थी, उसका भी मेजर इंपैक्ट जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी उसकी वजह से एक होता है, दूसरा आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये देखें एक आईनी तरीके से ये घर गए ना, और हम आरटीएस की भी बात नहीं करते, ये गैर आईनी तरीके से आए थे वो भी बंद कर देते। डॉक्टर साहब उस पे आएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये देखिए जो आपने, ये बड़ी अहम बात है। आपको मालूम है कि इक्तिसादी जो सूरत हाल है वो दैट इज इस वक्त इज द रियल कैंसर फॉर पाकिस्तान। ये बड़ी अच्छी मीटिंग हुई जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कोई ये आज और उसका नतीजा नहीं आएगा। ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब 17 को आ रहे हैं, लंदन में मिलेंगे मियां नवाज शरीफ साहब से, तो यानी कि आप जो भी बात कह रहे हैं एज हिज प्रिंसिपल एडवाइजर नवाज शरीफ साहब के, तो ये बात यानी कि किधर है इसमें? कहीं डिस्कॉर्ड तो है? आप इतनी जोरों शोर से कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, और आपकी हुकूमत जो है वो तो नहीं कर पा रही। इस वक्त देखें क्या तूफान मचा हुआ है, और ये मचता जाएगा। ये तो इट्स नाउ अबाउट यू पीपल। ये तो नहीं कि हम बात एकेडमिक तो नहीं कर रहे कि वो करेगा वो करेगा, आपने करना है। नहीं, वो बिल्कुल हमने करना है, हमारी जिम्मेदारी, इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। देखिए ये जैसे मैंने कहा कि आते तो उनको वो मुसीबत पड़ गई कि जो एक कंडीशनैलिटीज थी वो अगर वो फिक्स ना करते, और उसको जो इमरान खान साहब डिलीवर करने का लिख के वादा कर गए थे और मुआहदा कर गए थे, उसको डिलीवर ना करते, बल्कि वो जाते जाते तो ना सिर्फ उन्होंने मुआहदा को इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने साथ डॉक्टर साहब आपने इसका जिक्र किया है, पहले आपने जिक्र किया, उसको छोड़ दीजिए। मुझे ये बताएं कि अब मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखें, एक होता है चले आपने मुआहदा किया, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक है कि आप 180 डिग्री दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप बजाय इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक चलने के, जो इन्होंने लिख के वादा किया, इन्होंने तो साथ डॉक्टर साहब अब तो बात है कि आप लोग क्या करेंगे। डॉक्टर साहब द क्वेश्चन इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। असल सवाल तो ये आप फरमा चुके। अब आप इजाजत दें, मैं ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। डॉक्टर साहब सियासत के हवाले से भी सवाल करेंगे। आपको जैसे मालूम है, ही रिमेन्स मियां नवाज शरीफ साहब प्रिंसिपल पॉलिटिकल एडवाइजर, ऑल्सो इन एडिशन टू इकोनॉमिक एडवाइजर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब तशरीफ़ रखते हैं प्रोग्राम में। डार साहब ये बताइएगा कि 17 की जो मीटिंग है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर की मियाँ नवाज शरीफ साहब से, तो उसका एजेंडा वगैरह तो अब तैयार हो रहा होगा, तो क्या कोई अहम नुक्ते उठाएंगे? कुछ कहा इन्होंने फजल रहमान साहब ने कि 1 साल बढ़ा दें इस असेंबली का, दूसरी तरफ ये बात हो रही है अर्ली इलेक्शंस की, तो क्या ये डिस्कशंस होंगी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ? एक तो यह है जी कि थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। नसीम बीबी 17 की करीबन रात को वो पहुंचेंगे जी, और 18 की आफ्टरनून में यहाँ के जो नए किंग हैं किंग चार्ल्स जी, उनकी रिसेप्शन है हेड्स ऑफ कॉमनवेल्थ, तो वर्चुअली उनके पास जो प्राइवेट मियाँ साहब के साथ डिस्कशन का टाइम होगा वो फर्स्ट हाफ 12 बजे तक ही होगा। ऑन दी 18th आफ्टरनून में अपना इवेंट होगा, और फिर 19 को जो पीर है वो यहाँ जो क्वीन की वो जो बरियल है वो इन्होंने रखा हुआ है पूरा उसकी इवेंट। तो इस वजह से उनकी 17 को तो नहीं लेट आएंगे, तो 18 को डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मियाँ साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होगी, और आपकी, और उसमें मैं भी मौजूद होऊंगा होपफुली इंशाल्लाह। तो जब ये सारी बातें हम करते हैं, फोन पे भी करते हैं, उनको जब मशवरा मांगते हैं वो भी देते हैं, ऑफ एंड ऑन सारी जो मुश्किलात है उसको भी रिव्यू करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका दौरा रशिया बहुत जरूरी यानी एक था और बड़ा कामयाब, जैसे आपने खुद ही इंट्रो में बताया। इसमें उज़्बेकिस्तान मतलब समरकंद का दौरा, सॉरी मैं समरकंद का दौरा में, लेकिन रशिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी जी, जो मीटिंग हुई है जी, क्योंकि आपने वो इंट्रो में थोड़ी सी बात की थी ना जी, तो वो बात ये है कि आपको याद होगा 2017 में एक क्लेम हुआ था कि एक एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल वो एक्चुअली हमारा साउथ नॉर्थ पाइपलाइन LNG की सप्लाई के लिए जो रशिया ने उसको बनानी थी, लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और एक टैपी की पाइपलाइन है जिसमें काफी कंट्रीज हैं और उसमें भी रशिया पार्टनर है। इन दो के अलावा मैं समझता हूँ कि उनके साथ इस वक्त दिस इज माय थॉट टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब आते हैं। मेरा मशवरा ये है कि इंडिया एक कंसेशनल रेट के ऊपर रशिया से इस वक्त ऑयल गैस ले रहा है, ठीक, और उसके ऊपर वो जो पाबंदियां हैं वो वेस्ट इंडिया के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा। आई थिंक वी नीड टू कैंपेन एंड डिप्लोमेटिकली हैंडल कि हमें भी वो सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो इंडिया को मिल रही है। वी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू दोज कंडीशनैलिटीज, क्योंकि यहाँ से अगर आपको 20-30% मार्केट प्राइस से अगर सस्ता मिल सकता है तो मैं समझता हूँ कि वी आर इन बिजनेस। बिल्कुल, हमारा रुपया अगर बेहतर हो जाए, दूसरी तरफ हम ये डिस्काउंट अरेंज कर लें, इंडिया ले रहा है ऑलरेडी, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए ये जो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। एग्जैक्टली यही बात पिछली हुकूमत भी कहती थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कहते थे। ये बताइएगा डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की जो टर्म है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली ही कैन सर्व ओनली फॉर 6 months एज फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो इलेक्टेड भी नहीं है, सेनेटर भी नहीं है, तो उनकी वो टर्म खत्म हो रही है अक्टूबर में। इधर सब लोग कह रहे हैं, अफवाह गर्म है कि जी वो अब क्योंकि बन नहीं पाएंगे, खाली एडवाइजर बन पाएंगे, अगर एडवाइजर बनेंगे तो उनका वोट नहीं होगा काबीना में वोट की जरूरत है। तो इस वजह से अब डार साहब का वापस आना तो समझे बिल्कुल ही पक्का है, और वो कुर्सी पे आके वो बैठेंगे। देखिए, I wish everybody well, बट ये बात आपने टेक्निकली सही की। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 9 यही कहता है कि अगर आप को 6 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, फिर आपको इलेक्ट करवाना होता है उस पीरियड में। अभी तक वो इलेक्ट नहीं करवाए जा सके, ना सेनेट से ना किसी नेशनल असेंबली सीट से, तो वो तो एडवाइजर के ऊपर कोई ऐसी कदर नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स आ चुकी हैं पिछले चंद सालों में कि एडवाइजर जो है अब ECC को हेड नहीं कर सकता, एडवाइजर जो है एक्नेक को हेड नहीं कर सकता, एडवाइजर चेयर नहीं कर सकता, एडवाइजर जो है वो बजट पेश नहीं कर सकता। इस तरह की कदरें लग गई हैं। बहरहाल वी विल सी, अभी आएंगे, उनसे बात होगी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। फ्रैंकली मैं कैंडिडेट हूं या ना हूं इज फ्रैंकली जी। अच्छा डार साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रही है प्रोग्राम खत्म करिए, मुझे ये डार साहब, एनी डिस्कशन ऑन अर्ली इलेक्शंस लंदन में? देखिए,
लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जी हमने बहुत भारी पॉलिटिकल कीमत अदा की है ठीक। इमरान खान साहब की जमात की कमिटमेंट्स, कंडीशनैलिटी जो उन्होंने मानी है। सर योर आंसर इज नो, देन आप कह रहे हैं नो टू अर्ली इलेक्शंस। I'm giving you the logic. This is simple yes or no, but I have to tell you. जी वो प्रोग्राम ना उठा लेना प्रोड्यूसर साहबा। वो हमने सब कुछ जो है वो उनका किया जरा ठीक। एक जो उन्होंने वर्ड्स जी आप कह रहे हैं कि नो टू, जी ठीक है डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, मेरा ख्याल है सबको समझ आ रही। Suit us to have a quick election now. We should try and have the full term. जी ठीक। उसके बाद हम इलेक्शन जो है अगले साल अक्टूबर 2023 ठीक में है, प्लान करें जी। चलें जी, आप सही कह रहे हैं, चीजें उस हिसाब से होनी जो आइन कहता है। लेकिन डार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आपने बड़ी क्लियरली चीज़ों का जवाब दिया। और ख़ासतौर पे नाज़रीन, आप मेरा ख्याल है टेक अवे यहाँ ये है कि ये जो कह रहे हैं कि डॉलर को जो हर सूरत पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, देखते हैं कि अब 17 की मीटिंग में कितना कन्विंस करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब तो इतने परेशान हैं, आपने देखा था वो तो रोए थे, यानी कि आंसुओं से रोए थे, उनको तो टिश्यू देना पड़ा चुप कराने के लिए। तो बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन बहरहाल डार साहब स्पोक हिज माइंड और उन्होंने ये भी बड़ी क्लियरली कहा कि जी आप लें रूस से तेल भी लें, गैस भी लें। और यही चीज़ इमरान खान साहब कहते रहे कि भाई ये ज़रूरत है। खैर उनको तो वक्त ही नहीं मिला, ही लेफ्ट विद इन 2 days। जो ख़त लिखा गया था रूसी जो हमाद अज़हर ने लिखा था अपने हम मनसब को। तो बहरहाल देखते हैं, ये तो अब चीज़ें चलेंगी नाज़रीन, हमारी नज़र रहेगी। हालात जो इकॉनमी के हैं वो बहुत संगीन हैं और बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, उस तरह की नहीं जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं हर तरफ। मैं तो सर जितना ही खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।